संसद है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, मीडिया है, आवाज कहां है? आवाज होनी चाहिए। वंचितों की आवाज को आवाज दी जाएगी, इस आवाज को बुलंद किया जाएगा, ये आवाज बंद नहीं होने दी जाएगी। 15वीं स्मृति दिन के मौके पर आज की ये विशाल महारैली आयोजित की गई। साथियों, सबसे पहले मैं काशीराम जी के स्मृति दिन के लिए ये जो महारैली आयोजित की गई है, तो उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस महारैली में कुछ बातें हैं जो बातें मैं कहना चाहता हूं और बहुत लंबी बात ना कहते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि माननीय काशीराम जी ने जिस मिशन को भारत में शुरू किया था और उसके लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगाई, उस मिशन को ब्राह्मणों के चरणों पर जो मिशन उन्होंने शुरू किया था, उस मिशन को ब्राह्मणों के चरणों में शरणागत कर दिया गया। ब्राह्मणों के चरणों में समर्पित कर दिया गया था और बहुत सारे लोग इस बात को मानते थे कि अब ये मिशन समाप्त हो गया है। जो लोग ऐसा मानते थे, मैं उनके 15वीं स्मृति दिन के मौके पर ये बात आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब काशीराम जी ने 93 को मान्यवर मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया था, उस समय 13 स्टेट में और 140 जिलों में वामसेक संगठन था। आज वामसेक संगठन 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैल चुका है। भारत के भूमि को सटे हुए जो भी विदेशी देश है, जितने भी भारत के भूमि को सटे हुए विदेशी देश है, उस सटे हुए भूमि को लगे हुए जितने जिले हैं, उन सारे जिलों में वामसेक संगठन कार्यरत हो गया है, सक्रिय हो गया है। और जो लोग ऐसा मानते थे कि ये मिशन अब समाप्त हो गया है, तो ये मिशन अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली होकर, बहुत ज्यादा ताकतवर होकर उभर कर दोबारा खड़ा हो गया है। इसलिए
काशीराम जी के स्मृति दिन पर जो लोग ऐसा सोचते थे कि ये मिशन समाप्त हो गया है, या जिन गद्दारों ने, मैं उनका नाम लेकर अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता, जिन गद्दारों ने, मैं उनको गद्दारों के लिस्ट में शामिल करता हूं, जिन गद्दारों ने ये मूवमेंट, ये मिशन ब्राह्मणों के चरणों में समर्पित कर दिया था, उन लोगों के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मिशन अब बहुत ताकतवर और बहुत शक्तिशाली बनकर उभर कर आ गया है। और इसके सबूत क्या है? बहुत ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बनकर उभर कर आ गया है। इसके सबूत क्या है? इसका एक सबूत ये है कि 5 मार्च 2019 को हमने भारत बंद करवाया था, और भारत बंद करने के बाद 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर के लिए भारत के प्रधानमंत्री को संविधान संशोधन संसद में पास करना पड़ा था। आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो ताकत नरेंद्र मोदी को संसद में 200 पॉइंट रोस्टर के लिए संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर कर सकता है, वो ताकत, वो शक्ति कितनी ज्यादा हो गई होगी, अनुमान लगाया जा सकता है। 29 जनवरी, दूसरा सबूत, 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में हमने भारत बंद करवाया था। उससे पहले दिल्ली देश का प्रधानमंत्री और देश का होम मिनिस्टर दिल्ली सीएए कहता था, और अखबार में, एक ही दिन के अखबार में 10 जगह सीएए की खबर छपकर आती थी। उन्होंने सीएए बोलना ही बंद कर दिया। हमने केवल एक बार भारत बंद कर दिया 29 जनवरी 2020 को, तो उनकी बोलती बंद हो गई, सीएए बोलना ही बंद कर दिया। संसद में विरोधी पार्टी के लोगों ने पूछा कि आप सारे देश भर में सीएए लागू करने वाले थे, तैयारी कहां तक आ गई है? तो गृह राज्य मंत्री ने संसद में ऑन रिकॉर्ड जवाब दिया कि इस पर अभी सरकार ने कुछ भी सोचा नहीं है। जैसा सोचते, अगर सोचते तो एक बार में और भारत बंद कर देता, तो सोच नहीं सकते अभी। तो ये दूसरा सबूत है हमारी ताकत का, शक्ति का। तीसरा सबूत, अभी अभी नया सबूत है। ये नरेंद्र मोदी ने सारे देश के लोगों को कहा कि हमने बैकवर्ड क्लासेस के, पिछड़े वर्ग के, ओबीसी के 28 मिनिस्टर बनाए, 12 शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर बनाए, 8 शेड्यूल ट्राइब के मिनिस्टर बनाए। कौन से विरोधी पार्टी के लोगों ने ये मांग किया था? कांग्रेस। कांग्रेस मेन अपोजिशन पार्टी है। इस तरह की तो बात कांग्रेस करती ही नहीं है। तो फिर एससी एसटी ओबीसी की बात डेली कौन करता है? वामन निशान के अलावा शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की डेली
डेली डेली मेरे अलावा कौन बात करता है? मैं ही करता हूं। और अगर मैं ही एससी एसटी ओबीसी की बात करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं तो बंद हो जाएगा कि मैं जो जागरण सारे देश भर में एससी एसटी ओबीसी के अंदर कर रहा हूं उसको काउंटर करने के लिए तो आरएसएस के सहमति से 28 मिनिस्टर ओबीसी के बनाए, 12 शेड्यूल कास्ट के बनाए, 8 शेड्यूल ट्राइब के बनाए। वो 28, 12 और 8 जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि ये वामन निशान की वजह से तुम लोगों को बख्शिश मिला। उनको समझ में नहीं आएगा। कौन से विरोधी पार्टी ने ये डिमांड किया था? कोई मेन अपोजिशन पार्टी ने एससी एसटी ओबीसी की बात तो की नहीं। मेरे अलावा एससी एसटी ओबीसी की बात तो मैं ही करता हूं, मेरे अलावा तो कोई करता ही नहीं है। अगर मेरे अलावा कोई करता नहीं है तो ये जो इतने लोगों को मिनिस्टरों का पद मिल गया है वो मेरी ही बदौलत है। काशीराम जी कहा करते थे जब ईमानदार लोगों का, जीनियस लोगों का आंदोलन ज्यादा बढ़ता है तो दलालों की और भड़ों की मांग ज्यादा बढ़ती है। बात है कि जब ईमानदार और जीनियस लोगों का आंदोलन बढ़ता है तब दलालों और भड़ों की मांग बढ़ती है और उन दलालों को इसलिए मिनिस्टर बनाया जाता है ताकि वो समाज में जाकर हमें काउंटर करने का काम करे। तो आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब इन लोगों को 28 मिनिस्टर बनाए, 12 शेड्यूल कास्ट बनाए, 8 शेड्यूल ट्राइब बनाए तो नरेंद्र मोदी ने उनको क्या कहा? क्या कहा उनको मिनिस्टरों को? दिल्ली में आपका कोई काम नहीं है, जन आशीर्वाद लेने के लिए लोगों में जाओ। दिल्ली में आपका कोई काम नहीं है, इसके लिए मैंने गौरी सिंह को मिनिस्टर बनाया। जन आशीर्वाद लेने के लिए लोगों में जाओ, वहां डेली वामन में के लिए घूम रहे हैं, वहां जाओ। तो दिल्ली में कैबिनेट में बैठने के बजाय, फैसले करने के बजाय उनको जन आशीर्वाद के लिए मैदान में भेजने का काम शुरू किया। ये तो हमारे ही आंदोलन का दबाव है, प्रभाव है। तो सबूत के तौर पर आपको बता रहा हूं कि हमारा आंदोलन कितने बड़े पैमाने पर फैल चुका है और आने वाले 10 साल में आने वाले 10 साल में केंद्र में हमारे समर्थन के बगैर कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। और ये लिख लो, 10 साल में तो 20 बार भारत बंद कर देंगे और भारत का कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का आदमी जो जिंदा है, मरे हुए के बारे में तो मैं बोल नहीं सकता, जो जिंदा है हर आदमी को पता चलेगा कि हम उस एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी व्यक्ति को मालूम होगा कि हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं,
वो व्यक्ति हमारे से जुड़ेगा, क्योंकि उसको मालूम होगा हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब वो हमसे जुड़ेगा तो इस देश में पहले नंबर के जन समर्थन की ताकत हमारी होगी। हम लोकतंत्र और संविधान पर यकीन करते हैं। यकीन के साथ, विश्वास के साथ हम किसी हिंसा का, हथियार का, किसी का सहारा नहीं ले रहे हैं, संविधान का सहारा ले रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारे पास आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 के तहत हम अपनी सभा हर देश में करेंगे, हर जगह करेंगे। ये संविधान का दिया हुआ अधिकार है, उसके तहत हम करेंगे और इसके तहत हम ये काम करके दिखाएंगे 10 साल में संवैधानिक तरीके से। कोई हिंसा करने की जरूरत नहीं है, शांति से। और अभी मैं 19 साल की उम्र से ये लड़ाई और ये तैयारी कर रहा था, ये लड़ाई की तैयारी कर रहा था। अभी मेरी उम्र 64 हो गई है। 44-45 साल से ये तैयारी कर रहा था, अब तैयारी बंद कर रहा, अब एक्शन शुरू कर रहा। अब तैयारी बंद है। अब ये मैदान में लाखों लोगों को हमने इकट्ठा किया, एक्शन है, तैयारी बंद, जमाना खत्म हो गया, अभी तैयारी बंद है। अभी जो भी करेंगे एक्शन करेंगे। अभी हमारा आंदोलन एक्शन मोड में है, अभी तैयारी के मोड से मुक्त हो गया है, अभी एक्शन मोड में है। और आने वाले 10 साल में हमारा समाज इस देश में हुक्मरान समाज बन जाएगा। उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं और इसी के लिए मैं खुद उत्तर प्रदेश के चुनावी जंगे मैदान में उतरा हुआ हूं। एक चुनावी जंग है और एक मैदान में आंदोलन का बोर्ड लाइट नहीं आ रही। 2 तरीके हैं हमारे पास लड़ाई लड़ने के। वैसे एक और तीसरा तरीका है संविधान के अनुसार कि सबूत इकट्ठे करो और सुप्रीम कोर्ट लेकर। आज तक जितने सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गया, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज मेरे सबूतों को गलत साबित नहीं करता। अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई कैसे लड़नी है और लड़ाई कैसे जीतनी है, सुप्रीम कोर्ट के वकील से ज्यादा अमल है। समझ गया? यानी कैसे लड़नी कैसे और जीतनी कैसे। अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जीते तो मैदान में तो मैदान में आप कहां भागने वाले? इधर पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ तो आप जा नहीं सकते। अब चाइना से भी आपने दुश्मनी ले लिया तो उधर भी नहीं जा सकते। नेपाल का रास्ता आपने खुद ही खोल के रखा हुआ। तो मैं आप लोगों को जो बात समझा रहा हूं, आने वाले समय में जो लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी ने 28 पिछड़े वर्ग के ओबीसी को मिनिस्टर बनाया। 28 पिछड़े वर्ग के ओबीसी को मिनिस्टर बनाया। एक भी ओबीसी के मिनिस्टर को नहीं पूछा तुम्हारी ओबीसी की जाति आधारित गिनती करना है कि नहीं करना है। एक भी ओबीसी के मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी ने नहीं पूछा और सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दे दिया नहीं कर रहे। तो हमारे 28 मिनिस्टर का दिखाने के लिए
धर्मेंद्र प्रधान जो यूपी का प्रभारी बनाया गया है, उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। एजुकेशन मिनिस्ट्री में नीट का फैसला था। फैसला आरएसएस से बीजेपी के लोगों ने कर लिया विरोध में, उसको पता नहीं, उसको पता ही नहीं है। उन लोगों ने हमने सारे देश भर में हंगामा कर दिया, सारे देश भर में। जब सारे देश भर में नीट के मुद्दे पर हंगामा कर दिया तो नीचे गया। ये तो सारे ओबीसी के लोग विरोध में जा रहे हैं। ओबीसी के लोग अगर बीजेपी के विरोध में गए तो फिर तो ना उत्तर प्रदेश चुनाव जीत सकते हैं, ना सेंट्रल में चुनाव जीत सकते हैं। तो बीजेपी के लोगों ने सोचा भी क्या करें, अगर मान लेते हैं तो वामन निशान सारे देश भर में बताएगा, देखो हमारे आंदोलन की वजह से नरेंद्र मोदी को यही खतरा है, क्योंकि हर जगह आदमी और बोलने में तो हमारे मिनिस्टर के सामने कुछ नहीं कह सकते, टिक नहीं सकते, क्या करें? नहीं तो सारा श्रेय तो को चला जाएगा। तो प्लान बनाया कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके पास निर्णय करने का पावर है, उसके नेतृत्व में एक डेलीगेशन बनाया जाएगा और वो डेलीगेशन प्रधानमंत्री को ज्ञापन देगा। वो ज्ञापन का फोटो निकाला जाएगा, वो फोटो सारे देश के अखबारों में छापा जाएगा, टीवी में दिखाया जाएगा और फिर नरेंद्र मोदी नीट पर फैसला करेगा और फिर मंत्री बयान देगा, मोदी जी आपके हम आभारी हैं, आपने नीट के लिए फैसला करना। ये नौटंकी सारी हमारे लोगों से करनी पड़ी। ये जो नौटंकी है ये वामन निशान को श्रेय नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये नौटंकी करनी पड़ी। तो मेरा सवाल, वामन निशान सड़कों पर घूम रहा है और जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहा है। अगर मिनिस्टर भी ज्ञापन देने का काम करे तो साले मिनिस्टर का को बनाया, वामन निशान तो सड़कों पर घूम रहा है, उसके पास तो ज्ञापन देने के अलावा कोई उपाय है नहीं। मगर मिनिस्टर के पास तो निर्णय करने का अधिकार होता है। अगर मिनिस्टर के पास निर्णय करने का अधिकार है, वो निर्णय करने के बजाय ज्ञापन देने का काम कर रहा है, तो साला मिनिस्टर का क्या? ऐसे ढेरों मिनिस्टर बनाने से क्या होने वाला है? एक तो गोबर गणेश है मिनिस्टर का, ऐसे तो सारे गोबर गणेश है, ऐसे से कुछ समाज का भला होने वाला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि वो लोग हमारे लोगों को पावर नहीं पोजीशन देते हैं, वो हमारे लोगों को पावर नहीं देते, पोजीशन देते हैं। और हमारे लोगों को क्या लगता है, हमारे लोगों को क्या लगता है जिनको पोजीशन दिया उनको पावर नहीं। पावर और पोजीशन का अर्थ समझ नहीं आता कि पावर का अर्थ क्या होता है, पोजीशन का अर्थ क्या होता है। तो हमारे जो लोग हैं ये अल्पसंतुष्ट लोग हैं। कितने अल्पसंतुष्ट लोग हैं, कितने अल्पसंतुष्ट लोग हैं? तो कहावत है, आधी हल्दी लगाने से
हमारे लोग पूरा के पूरे लोग पीले पीले हो जाए, आदि हल्दी लगाना है, हमारे लोग पीले पीले हो जाए। मैं तो कहता हूँ हमारे लोगों को आदि हल्दी भी लगाने की जरूरत नहीं है, दूर से हल्दी दिखाओ तो पीले पीले हो जाए। निर्जा पानी लेवा दिखाने से ही देख कैसे करते वो हल्दी लगाने की भी जरूरत नहीं है। कितने आत्मसंतुष्ट है। आरएसएस ने खेल बनाकर नरेंद्र मोदी को कहा 28 मिनिस्टर बनाना खतरनाक है, मगर ब्राह्मणों ने कहा मिनिस्टर बनाओ, पोजीशन दो, मत दो और प्रचार के काम के लिए मैदान में पानी रखा हुआ देख, पानी निकाला तो इनका कैबिनेट में देख, पानी निकाले गाड़ी में चले का कोई मीनिंग नहीं है। एक बात तो ये समझो। दूसरा, से जो 28 मिनिस्टर बनाए वो राज्य मंत्री बनाए, बहुत सारे लोग आधे पानी निकाले तुझे देख कैसे समझा कि इन लोगों को राज्य मंत्री बनाए, वो निकाले जितने लोगों को चले राज्य मंत्री बनाया कहाँ देंगे रुको फोन सभी का कैबिनेट मिनिस्टर या तो ब्राह्मण है, या तो क्षत्रिय है, या तो वैश्य है। इसका मतलब है निर्णय करने के अधिकार अभी यहाँ पे जाओ तो सही मेरे यहीं पे राज्य मंत्रियों के अधिकार नहीं है। ए जतिन, ये नीरज जा रहा है पानी लेके यहाँ पे स्टेट पे ना। जेपी बोल, जेपी लेके आएगा, जेपी बोल। उन्होंने जेपी पानी ये जो खेल और पानी लेके पानी 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 आया अभी अभी दूसरे लोगों को नीरज लेके आया, जाओ। हमें समझ में आता है तो हम भी नहीं कर सकते, हम ही एक्सपोज कर सकते हैं, इसलिए बता रहा ये इनके पास ये राज्य मंत्री बना लेके आ तुझे जतिन लेके आ, ठीक है। छोटा वाला ही बड़ा कहाँ गए। जो काम नरेंद्र मोदी ने किया जेपी बड़ा वाला यार यहाँ उत्तर प्रदेश में इधर लाओ। योगी ने क्या किया 7 मिनिस्टर का बड़ा वाला लेके आना दे बताना। 7 मिनिस्टर में एससी एसटी ओबीसी और एक ब्राह्मण, तो 6 में एससी एसटी ओबीसी, 6 मिनिस्टर में एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी के सारे लोगों को राज्य मंत्री, मगर जो ब्राह्मण था उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। मुझे लगता है किसी का भी ध्यान नहीं गया, शूटिंग में किसी का भी ध्यान नहीं गया कि 7 मिनिस्टर बनाए, उसमें 6 एससी एसटी ओबीसी के सभी को राज्य मंत्री बनाया, एक ब्राह्मण को मंत्री बनाया, उसी को कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के पास पावर है, राज्य मंत्रियों के पास पावर नहीं होता है। मगर हमारे लोग अल्पसंतुष्ट हैं, तो उनको मालूम है कि इनको इतना ही देना बहुत हो गया है। उसके साथ साथ एक और नई बात, चौंकाने वाली बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, डॉक्टर संजय मिश्रा, उनका किस्सा बताया जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुझे डिप्टी सीएम बनाना, डिप्टी सीएम बनाना होगा, तो उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, मिनिस्टर भी नहीं बनाया गया, राज्य मंत्री भी नहीं बनाया गया, उनको केवल एमएलसी बनाया और वो संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि एक स्टिंग ऑपरेशन किया इसके खिलाफ, स्टिंग ऑपरेशन किया।
बीजेपी के लोग, और उसमें वो कुछ क्रिमिनल बातें जो है वो कह रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो रिकॉर्ड सोशल मीडिया में आउट कर दिया। जब आउट कर दिया तब से संजय निषाद की बोलती बंद हो गई, और उन्होंने डिप्टी सीएम नहीं मांगा, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं मांगा, राज्य मंत्री पद नहीं मांगा, एमएलसी दिया, जो दिया उसी में संतुष्ट। तो ये जो लोग है ये किस तरह से हमारे लोगों का इस्तेमाल करते हैं, इसके जिंदा उदाहरण आपको बता रहा हूं। पिछले विधानसभा के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेकर, ओबीसी का नाम लेकर, ओबीसी के वोट उत्तर प्रदेश में दिए गए, ये कहकर कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो प्लान बनाया गया, अरे तो बनाना ले जाने का किसी को, अगर इनके नाम पर वोट ले लेते हैं तो फिर तो बनाना पड़ेगा, चलकर हो जाएगा। अरे भाई चिंता, उनके खिलाफ 19 क्रिमिनल केसेस है। केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर 19 क्रिमिनल केसेस है, और केसेस क्या है कि मुसलमान जो गाय और चीजें खरीद कर लाते हैं, रात में उनकी गाड़ियां ये लोग पकड़ते हैं, ऐसे कैसे? तो ऐसे 19 क्रिमिनल केसेस केशव प्रसाद मौर्य पर है। तो प्लान बनाया गया कि मुख्यमंत्री के नाम पर प्रचार करो, बनाना नहीं है, कुछ नहीं। तो कैसे? अगर नहीं माना तो बोलने का 19 क्रिमिनल केस है, और आप अकेले ये ले लेंगे, सरकार तो फिर भी हमारी बन जाएगी, और आपको दूसरे दिन में हम जेल में डाल देंगे। इससे बेहतर है कि आप डिप्टी सीएम बन जाओ। उनको दिल्ली बुलाया, तो ये पूरा जाके फोन करके तैयारी हो करके दिल्ली गए कि अब तो अनाउंसमेंट होने वाला है दिल्ली में मुख्यमंत्री बनता, तो उनको बुलाया गया और हाईकमान ने उनको कहा आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। जैसे ही ऐसे कहा वैसे ही उनको चक्कर आके गिर गए, तो उनको एम्स में एडमिट किया गया। खबर आ गई कि अभी क्या खबर आता है कि लो ब्लड प्रेशर हो गया था, इस वजह से उनको एडमिट किया गया। अरे जब मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया और जब वादा पूरा नहीं किया जाएगा तो ब्लड प्रेशर लो नहीं होता, हाई होता। ऐसे सिचुएशन में ब्लड प्रेशर डॉक्टर साहब जा रहा है, लो नहीं होता, हाई होता है। वो हाई होने की वजह से चक्कर आ गया था और गिर गया था, इसलिए एडमिट हो गया, मगर हाई हो गया। अगर ऐसी खबर छापते हैं तो यूपी के लोगों को पता चले क्यों तो बताना पड़ेगा, इसलिए बताया गया कि लो हो गया, हमको पहले से आदत है लोगों ने कहा कि इसकी वजह से ऐसा हुआ था, और उनको कहा गया कि आपको डिप्टी सीएम बनना है। अब दो गधों को मिलाकर भी एक घोड़ा नहीं बनाया जाता, दो डिप्टी सीएम को मिलाकर भी एक सीएम नहीं बनता। और योगी को मालूम था कि इसका पत्ता काटकर मैं मुख्यमंत्री बना, तो वो तब से दोनों बोलते ही नहीं थे, आपस में बोलते ही नहीं थे। आ गए चुनाव, अब चुनाव में आरएसएस के सामने संकट खड़ा हो गया, बीजेपी के सामने संकट खड़ा हो गया कि योगी और केशव प्रसाद मौर्य आपस में बोलते नहीं, चले कैंपेन कैसे कराएंगे। तो योगी को कहा गया कि इसके बेटे का शादी है या बहू का या बेटी का, आप साड़ी लेकर गए, साड़ी लेकर गए, और एक साड़ी में केशव प्रसाद मौर्य संतुष्ट हो गए।
लगाए चार्जिंग में एक साड़ी में एक साड़ी में लगाई दे हाँ सब लगा दूसरा को आएगा बयान भी आ गया और इस तरह से हमारे तमाम बैठकों का उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल हो। मैं ये बातें आज इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारे उत्तर प्रदेश के लोगों को मालूम हो जाए और सारे लोग जो है अपने अपने इलाके में ये जो बातें लोगों को प्रचार करें। तो इनका जो सारा का सारा खेल है, सारा का सारा खेल चौपट हो जाएगा और आने वाले समय में 25-30 दल जो लोग हैं बैकवर्ड क्लासेस से, उन लोगों ने कहा आपके नेतृत्व में हम गठबंधन बनाने के लिए तैयार है। 25-30 दल के लोग कह रहे कि मेश्राम जी के नेतृत्व में 25-30 दल गठबंधन बनाने के लिए तैयार है, ऐसा उनका कहना है। और अगर ये गठबंधन बन गया तो हम इस गठबंधन को आधार बनाकर महागठबंधन बनाएंगे। यूपी में गठबंधन को आधार बनाएंगे और फिर महागठबंधन बनाएंगे और जैसे ही महागठबंधन बनेगा तो बीजेपी वर्सेस महागठबंधन की ही लड़ाई यूपी में होगी। ये तय मान लीजिए। अगले चुनाव में आपको संदेश ये है कि सरकार बनाने के लिए तैयार रहिए। अभी से बोल रहा क्योंकि मुझे आंख लगाकर ज्यादा दिखाई देता है, आंख खुली रखकर मुझे कम दिखाई देता है। तो आप लोग तैयारी करिए और पूरे तैयारी के साथ यहां से जाइए और तैयारी करिए। इतना ही इस मौके पर मैं संदेश देना चाहता हूं और यही वास्तविक श्रद्धांजलि का जो है, यही मैं मानता हूं। धन्यवाद।